बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our second lecture of descriptive embryology, that is about fertilization. इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्री फॉर्मेशन और एपिजेनेसिस की बात की थी। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जो कि है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब हम सिंपली कहते हैं कि एग और स्पर्म मिलते हैं आपस में, तो ये कैसे हो जाता है कि एग के बाहर तो कवरिंग होती है, एग के बाहर तो शेल होता है, एग के बाहर कवरिंग्स होती हैं, स्पर्म का कौन सा हिस्सा मिलता है एग के साथ, तो ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन हमारा टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्म और एग की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो एग के साथ मिलती है, और एग के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो स्पर्म के साथ मिलती है। तो आपको पता है कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो न्यूक्लियस के पास होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए ही हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है। तो इसका मतलब है कि एग के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसने स्पर्म के साथ मिलना है। तो एग के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस डीएनए के पास होती हैं, क्रोमोसोम्स के पास होती हैं। ऐसे ही स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं क्रोमोसोम की शक्ल में, डीएनए की शक्ल में। तो असल में इन क्रोमोसोम्स को आपस में मिलना होता है। कैसे मिलते हैं इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एग की स्ट्रक्चर की बात करें तो एग के अंदर ये वो पॉइंट है, ये वो सेकेंडरी ओसाइट है जिसने मिलना है स्पर्म के साथ। सेकेंडरी ओसाइट के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटीन, एक और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है जिसको हम ज़ूना पेलुसिडा कहते हैं। ज़ूना का मतलब होता है एरिया और पेलुसिडा का मतलब होता है ट्रांसलूकेंट। तो ये ट्रांसलूकेंट एरिया होता है जिसको हम ज़ूना पेलुसिडा कहते हैं। सबसे अंदर क्या है? oocyte है। oocyte के बाहर ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का जो एंड होता है मार्जिन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, इसको हम कहते हैं ग्रैनुलेटा, कोरोना ग्रैनुलेटा। यहाँ पे ग्रैनुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम उनको देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज़ूना पेलुसिडा होती है और ज़ूना पेलुसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा, ये सेल्स का एक गिरोह है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो एग में सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा है, फिर ज़ूना पेलुसिडा है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म का बाहर वाला जो हिस्सा है ग्रैनुलेटा है, साइटोप्लाज्म है और फिर अंदर सेकेंडरी ओसाइट है जिस तक स्पर्म को पहुंचना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये तो हमने देख लिया कि ये एग की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम स्पर्म को देखें तो इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्पर्म का हेड है और दूसरा स्पर्म की टेल होती है। स्पर्म का जो हेड होता है, हेड रीजन में या हेड रीजन के मार्जिन पे, टॉप पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। बेसिकली ये गोल्गी अपरेटस से बना हुआ ऑर्गेनेली है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या फंक्शन होता है इसका। उसके बाद न्यूक्लियस होता है जो कि हेड रीजन में है
और हेड रीजन में ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। फिर इसकी टेल है, नेक रीजन और टेल रीजन। तो नेक रीजन में इसका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और तीसरा जो इसका रीजन है इसको टेल कहते हैं, तो ये इसका टेल है जो फ्लैजेलम का रोल प्ले करता है। ये नेक रीजन है। सेकंड हेड रीजन में क्या है? एक्रोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल। नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया। टेल रीजन ये मूवमेंट के लिए होता है, हरकत के लिए होता है। हरकत के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है और ये मूवमेंट के लिए टेल है इसकी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पर्म अपनी टेल के जरिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि एग और स्पर्म की फ्यूजन कहां पे होती है। तो हमें पता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म जो है ये ओविडक्ट के अंदर फीमेल बॉडी में ओवरी से जो ट्यूब निकलती है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। एग मूव करता, स्पर्म मूव करता हुआ जाता है। स्पर्म को मूवमेंट में कौन हेल्प देता है? इसकी टेल। मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, कौन देता है? इसका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कहां पे है? नेक रीजन। स्पर्म मूव करता हुआ जाता है ओविडक्ट के अंदर और ओविडक्ट के अंदर ओवरी से निकल के एग भी आ जाता है। एग और स्पर्म ओविडक्ट के अंदर मिलते हैं। अब एग का कौन सा पार्ट मिलना है? सेकेंडरी ओसाइट। स्पर्म का कौन सा पार्ट मिलना है? न्यूक्लियस। इन्होंने आपस में मिलना है। अगर हम यहां पे देखें तो स्पर्म ने जब यहां पे पहुंचना है तो पहले स्पर्म का वास्ता पड़ेगा कोरोना रेडिएटा के साथ। कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करता है तो फिर इसको ज़ूना पैलिसिडा के अंदर जाना पड़ेगा। ज़ूना पैलिसिडा को क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर ये जाके सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंच सकता है। तो स्पर्म को ये सारा रास्ता तय करना है, ये सारी जर्नी स्पर्म ने करनी है। सबसे पहले जैसे ही स्पर्म कोरोना रेडिएटा के पास आता है तो इसने कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए जो एक्रोसोम है स्पर्म का, जो ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट था, सबसे पहले ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसको हम लाइसिन हार्मोन कहते हैं। लाइसिन हार्मोन क्या है? कौन पैदा कर रहा है? एक्रोसोम पैदा करता है। ये सारा स्पर्म जैसे यहां पहुंचता है, एक्रोसोम लाइसिन हार्मोन रिलीज करता है। लाइसिन एंजाइम जो है स्पर्म oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाहर ये जो लेयर्स हैं इनको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके दूसरी लेयर कौन सी थी हमारे पास? ज़ूना पैलिसिडा। ये ज़ूना पैलिसिडा को टच करता है स्पर्म। ज़ूना पैलिसिडा को टच करता है। जैसे ही ये ज़ूना पैलिसिडा को टच करेगा तो अब ज़ूना पैलिसिडा से इसने आगे जाना है। एक बात और भी याद रखनी है कि ह्यूमन मेल के अंदर पर इजैकुलेशन 80 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म ने सेकेंडरी oocyte के साथ मिलना होता है। तो फिर नेचर में इतने ज्यादा स्पर्म क्यों रखे हुए हैं? तो इसकी वजह यह है कि इसको क्रॉस करने के लिए, कोरोना रेडिएटा को और ज़ूना पैलिसिडा को क्रॉस करने के लिए इसको लाइसिन एंजाइम चाहिए और लाइसिन एंजाइम बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए बाकी सारे एंजाइम क्या करते हैं? बाकी सारे स्पर्म क्या करते हैं? लाइसिन पैदा करते हैं। मैक्सिमम लाइसिन पैदा होता है, तो स्पर्म एंटर होता है। सिर्फ एक स्पर्म एंटर होता है, बाकी सारे स्पर्म अंदर एंटर नहीं होते। कोरोना रेडिएटा और ये जो हमारे पास दूसरी लेयर है इसको क्रॉस करके ये आगे नहीं जाते। बाकी स्पर्म क्यों रिलीज हुए थे? सिर्फ लाइसिन एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब जैसे ही स्पर्म यहां से क्रॉस करके ये ज़ूना पैलिसिडा के पास पहुंचता है तो फिर यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन है एग की सेल मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, स्पर्म अटैचमेंट रिसेप्टर। ये कहां पे होंगे? एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ। ऐसे ही जो स्पर्म है, स्पर्म के पास होते हैं एग बाइंडिंग प्रोटीन। इस तरह स्पर्म की एग बाइंडिंग प्रोटीन और
स्पर्म अटैचमेंट रिसेप्टर ये आपस में मिल जाते हैं, स्पर्म अटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब स्पर्म सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन इसको रैप कर लेती है, इसके गिर्द लिपट जाती है। स्पर्म के गिर्द सेल मेम्ब्रेन, किसकी सेल मेम्ब्रेन? एग की सेल मेम्ब्रेन इसके गिर्द लिपट जाती है। और माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोस्केलेटन की एक टाइप है माइक्रोफिलामेंट, वो इस स्पर्म को अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं ताकि स्पर्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाए। अब इसके बाद जैसे ही एक्रोसोम और एग की मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती हैं तो अब ये आगे मूव करेगा। स्पर्म कहां पे इसने आगे जाना है? साइटोप्लाज्म के अंदर, और उधर से इसको कौन खींच रहा है? माइक्रोफिलामेंट्स भी खींच रहे थे। याद रखना है कि सिर्फ जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड का जो रीजन है ये एग के साइटोप्लाज्म में दाखिल होगा। सिर्फ हेड का रीजन जिसमें न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल होगा। बाकी जितना भी रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया और टेल ये बाहर चले जाएंगे। जो पहली व्हाइट लाइन स्पेस है इसमें ये रह जाएंगे। अंदर क्या जाएगा? सिर्फ स्पर्म का हेड जाएगा। स्पर्म का हेड जैसे अंदर एंटर हो जाता है तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स थे जिनको हम कोरोना ग्रैनुलेटा कहते हैं, ये खास किस्म के एंजाइम पैदा करते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे? जो ज़ूनम पेलुसिडा है, ज़ूनम पेलुसिडा और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो फासला है इसको बढ़ा देंगे। फिर ये जो ग्रैनुलेटा है, कोरोना ग्रैनुलेटा, ये वाटर को अलाउ करता है कि वाटर इस स्पेस के दरमियान आ जाए। पहले ये एक दूसरे के नजदीक हैं, ज़ूना पेलुसिडा और सेल मेम्ब्रेन, वाटर इनके दरमियान आएगा तो इनके दरमियान गैप बन जाएगा। दरमियान में जो पहली यहाँ पे इनके दरमियान जो गैप होगा ये बढ़ जाएगा। ऐसे लगता है जैसे व्हाइट लाइन लेयर टू लिफ्ट द एग, कि व्हाइट लाइन लेयर ने एग को उठाया हुआ है, ये दरमियान में गैप बढ़ जाएगा। गैप क्यों बढ़ा? एंजाइम की वजह से। एंजाइम किसने सेक्रेट किए? कोरोना ग्रैनुलेटा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो स्पर्म का हेड था वो अब एंटर हो चुका है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जब ये एंटर हो चुका है तो अब इसमें जिस तरह एम्फीबियन के अंदर है ग्रे क्रेसेंट बनता है, और ग्रे क्रेसेंट जो है ये अपोजिट होता है। जिस साइड पे स्पर्म एंटर हुआ था इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट रीजन बन जाएगा। किसके अंदर? सिर्फ एम्फीबियंस के अंदर। स्पर्म एंटर हो गया, अब ये जाके फ्यूज करता है किसके साथ? एग के जो सेकेंडरी oocyte है इसके साथ ये जाके फ्यूज करेगा। एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे, जाइगोट बनेगा। अब फिर अगले जाइगोट जो है वो क्लीवेज स्टार्ट करेगा, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा। जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद अब जो सेल डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी। इसमें उसी तरह जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस है, ये आपस में मिल गए। इनके मिलने के बाद अब एक हो जाएंगे ये, फिर अगला प्रोसेस कंटिन्यू होगा, सेल डिवीजन होगी और डिवीजन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू होगी। एग के अंदर एक एनिमल पोल बनता है और एक वेजिटल पोल बनता है। एनिमल पोल में यौग कम होती है, इसमें राइबोसोम्स वगैरह ज्यादा होते हैं लेकिन यौग कम होती है। लेकिन जो वेजिटल पोल है इसमें यौग की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे मिलते हैं एग और स्पर्म। सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्लीवेज की बात करेंगे।